Hey guys, here I am back with my new video on the chapter number 5 of chemistry. You know the name of the chapter states of matter. Means we have to study what the chapter state of matter in this particular video. Okay, let's start the chapter. Chapter name is state of matter in this fifth of chemistry. Okay, first of all we have to know that what is a matter. Matter क्या होता है? तो matter क्या होता है? That is what is a matter. Matter is anything that has occupied space and in mass. You have studied it in class 9th. Okay, that matter. What is matter? मतलब जिसके पास मास होगा, जिसके पास स्पेस होगा, उसको अपन क्या बोलेंगे? मैटर बोलेंगे. ठीक है. तो दो प्रॉपर्टी होनी चाहिए, मास एंड स्पेस. स्पेस का मतलब है वॉल्यूम से. ठीक है. मतलब एनी बॉडी या फिर एनी सब्सटेंस दैट हैज मास एंड इट ऑक्यूपाई स्पेस, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मैटर बोलेंगे. ठीक है. तो आपको पता होगा. ठीक है. अब व्हाट डू मीन बाय स्टेट्स ऑफ मैटर? इस स्टेट्स ऑफ मैटर से क्या समझते हैं? तो इसका मतलब होता है बेटा फिजिकल अपीयरेंस ऑफ मैटर्स. क्या होता है? फिजिकल अपीयरेंस ऑफ मैटर. मतलब फिजिकल अपीयरेंस कैसा है? तो फिजिकल अपीयरेंस में हम क्या देखते हैं कि या आइदर जो मैटर है वो सॉलिड है, आइदर जो मैटर है वो लिक्विड है, या फिर क्या है बेटा? गैस है. सिंपल. या तो सॉलिड होगा, या तो लिक्विड होगा, या तो गैस होगा. ठीक है. अब मैं थोड़ा अलग पर्सपेक्टिव से इस चीज को डिफाइन करना चाहता हूँ. व्हाट इज सॉलिड, व्हाट इज लिक्विड एंड व्हाट इज गैस. ओके. तो सबसे पहले सब समझते हैं कि दो मॉलिक्यूल दिए हुए हैं. वी हैव टू मॉलिक्यूल्स. ठीक है. अब बेटा क्या करें कि हमारे पास दो मॉलिक्यूल दिए हुए हैं, तो अगर कोई पूछे कि व्हाट टाइप ऑफ टेंडेंसी दिस टू मॉलिक्यूल शोज, किस टाइप की टेंडेंसी ये दोनों मॉलिक्यूल शो कर सकते हैं, तो पहली टेंडेंसी ये शो कर सकते हैं, प्रॉपर्टी नहीं बोल सकते, टेंडेंसी बोल सकते हैं. पहली टेंडेंसी ये शो करते हैं कि क्या कर सकते हैं कि बेटा ये म्यूचुअली अट्रैक्ट हो जाए, म्यूचुअल अट्रैक्शन शो करे. और दूसरी टेंडेंसी बेटा ये क्या शो कर सकते हैं कि ये दोनों क्या हो जाए? स्केप कर जाए. स्केपिंग, रिपल्शन, स्केपिंग टेंडेंसी शो करे. ठीक है. तो इसी दोनों टर्म के बेसिस पर डिफाइंड है व्हाट इज सॉलिड, व्हाट इज लिक्विड एंड व्हाट इज गैस. ठीक है. तो सपोज करिए अगर दो मॉलिक्यूल के बीच का म्यूचुअल अट्रैक्शन वो ज्यादा हो स्केपिंग टेंडेंसी से, मतलब दो मॉलिक्यूल के स्केपिंग टेंडेंसी कम हो, अट्रैक्शन ज्यादा हो, तो मॉलिक्यूल पास पास आएंगे. और मॉलिक्यूल जब पास पास आएंगे तो क्या बनाएंगे बेटा? सॉलिड स्टेट बनाएंगे. क्या बनाएंगे? सॉलिड स्टेट. ठीक है. द सेकंड वन इज व्हाट, कि अगर म्यूचुअल अट्रैक्शन क्या हो? बराबर हो स्केपिंग टेंडेंसी से, तो क्या होगा? इस समय यहां बनेगा क्या? लिक्विड स्टेट. और आपको ये बात पता होनी चाहिए कि अगर स्केपिंग टेंडेंसी ज्यादा होती है म्यूचुअल अट्रैक्शन से, तो आप सोचिए दो मॉलिक्यूल की स्केपिंग टेंडेंसी ज्यादा है, वो जो दोनों मॉलिक्यूल हैं दूर दूर भाग रहे हैं आपस में, तो वो क्या बनाएंगे बेटा? बहुत दूरी की वजह से उनका स्टेट क्या हो जाएगा? गैसियस स्टेट हो जाएगा. ठीक है. अब इस चैप्टर में, इस चैप्टर का नाम क्या है बेटा? चैप्टर का नाम है स्टेट्स ऑफ मैटर, है कि नहीं? अब इसमें हम लोग सॉलिड, लिक्विड, गैस के बारे में पढ़ सकते हैं. लेकिन होता क्या है कि ये जो दोनों चैप्टर दिए हुए हैं, ये दिए हुए हैं बेटा क्लास 12th में. ठीक है. और ये जो है हमारा गैसेस स्टेट, ये दिया हुआ है इस चैप्टर में. हमको सिर्फ गैसेस के बारे में ही पढ़ना है. मतलब पूरे चैप्टर में व्हाट वी हैव टू स्टडी, दैट वी हैव टू स्टडी ओनली गैसियस स्टेट इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर. ओके. आई होप आपको क्लियर हो गया होगा. अब करना क्या है, कैसे पढ़ना है, देखिए. तो मैं आपको सिंपल बताऊं कि गैसियस स्टेट में, इस चैप्टर का नाम आप गैसियस स्टेट बोलेंगे. ठीक है. स्टेट ऑफ मैटर ना बोल के क्या बोलेंगे? गैसियस स्टेट. तो गैसियस स्टेट में बेटा दो टाइप का हमको क्या पढ़ना है? लॉ पढ़ना है. या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि दो टाइप के गैस के बारे में पढ़ना है. एक पढ़ते हैं बेटा आइडियल गैस के बारे में, जो कि आप थोड़ा थोड़ा जानते हैं. अगर आपने पहला चैप्टर पढ़ा है पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी, जो आइडियल गैस इक्वेशन है, उसके बारे में अगर आप जानते हैं, तो ये जो चैप्टर होगा, ये जो टॉपिक होगा, वो बहुत आसान होगा. और एक होता है बेटा रियल गैस. रियल गैस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर डे टू डे लाइफ, क्योंकि रियल गैस एक्चुअली रियलिटी में पाए जाते हैं और आइडियल गैस रियलिटी में नहीं पाए जाते हैं. तो रियल गैस थोड़ा सा टफ होगा आपके लिए पढ़ना, लेकिन मैं ट्राई करूंगा कि आपको इजीली अंडरस्टैंडेबल बना के उसको आपके तरफ प्रस्तुत करूं. ठीक है. आपको समझाऊं एक्चुअली. ठीक है. तो आगे बात करते हैं हम लोग किसकी? तो हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस की. प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस क्या क्या होते हैं? तो प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस क्या है बेटा? तो गैसेस आपको पता है डू नॉट हैव फिक्स बाउंड्री. गैस के पास फिक्स बाउंड्री नहीं होता है, कोई सरफेस नहीं होता. इसीलिए क्या होता है? दे टेंड टू फिल द होल स्पेस अवेलेबल कंप्लीटली. इसलिए करते हैं वो अपना स्पेस फिल करते हैं. जैसे कोई भी कंटेनर लिया अपन ने,
उस कंटेनर में हम लोगों ने एयर फिल करा तो वो क्या करेगा, उस कंटेनर का शेप ले लेगा। जिसमें अगर मान लो कि कंटेनर का वॉल्यूम V है, तो अगर मैं उसमें गैस फिल करूंगा तो क्या होगा, उसकी जो गैस होगी उसकी वॉल्यूम कितनी होगी बेटा, V ही होगी। ठीक है, इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि दे डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम। क्या बोल सकते हैं कि गैसेस के पास ना ही फिक्स्ड शेप होता है बेटा और ना ही फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। ठीक है, अब क्या होता है आगे बात करते हैं, तो प्रॉपर्टी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी वी आर हैविंग, तो सेकंड प्रॉपर्टी इज व्हाट, ड्यू टू लो इंटरमोलिक्यूलर फोर्स। इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत कम, मैंने बोला था कि स्किपिंग टेंडेंसी ज्यादा है, म्यूचुअल अट्रैक्शन कम है, मतलब लो इंटरमोलिकुलर फोर्स है। तो इसका मतलब ये है कि अब यहाँ पे लो फोर्स है, इसलिए क्या है कि ये मोर कंप्रेसिबल है। अब लो फोर्स है बेटा तो मॉलिक्यूल्स दूर दूर होंगे तो हम इसको कंप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, एज कंपेयर टू लिक्विड एंड सॉलिड। ठीक है, चलो थर्ड वाला क्या दिया हुआ है कि द वॉल्यूम ऑफ गैस रेडिली डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन प्रेशर। बोलता है कि अगर हम लोग प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम ऑफ द गैस क्या होगा बेटा, घट जाएगा। ठीक है, यही बोल रहा है। ओके, फिर बोल रहे हैं बेटा कि फोर्थ क्या है कि गैस मॉलिक्यूल्स हैव हाई काइनेटिक एनर्जी व्हिच डिपेंड ऑन टेम्परेचर। मतलब ये बोल रहा है कि इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैसेस विल ऑलवेज इंक्रीजेस। ओके, यही बोल रहा है, फोर्थ प्रॉपर्टी है कि अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। ठीक है, फिर फिफ्थ पॉइंट क्या है बेटा कि डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल गैसेस कैन क्लासिफाई। मतलब कितने एटम है एक मॉलिक्यूल के अंदर, उसके हिसाब से गैसेस को डिफाइन किया गया, क्लासिफाई किया गया है। तो पहला बोल रहा है बेटा मोनो एटॉमिक, मतलब इसमें एक ही एटम है, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ये सब ग्रुप नंबर 18 के जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, मोनो एटॉमिक गैसेस होते हैं। ठीक है, और डायटोमिक क्या होता है, तो डायटोमिक में दो एटम होंगे। ठीक है, जैसे O2 है, N2 है, H2 है, CO है, मतलब सेम टाइप के भी हो सकते हैं और अदर टाइप के भी हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तीसरा क्या होता है बेटा, ट्राई एटॉमिक। ट्राई एटॉमिक में क्या हो जाएगा, SO2, CO2, O3, सब क्या हो जाएंगे, ट्राई एटॉमिक गैसेस हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमने क्या कर दिया, हमने खत्म कर लिया क्या, गैसेस के बेसिक प्रॉपर्टीज जो आपको पता होनी चाहिए पहले से ही, लेकिन मैंने थोड़ा डिफाइन कर दिया कि तो आप लिख भी लेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, आई होप यू क्लियर दिस। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे करेंगे क्या, पैरामीटर्स टू डिफाइन प्रॉपर्टीज ऑफ गैस। पैरामीटर्स कौन कौन से हैं प्रॉपर्टीज को डिफाइन करने के लिए। ओके, गैस की प्रॉपर्टीज आपको डिफाइन करनी है, तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है बेटा वो क्या है, प्रेशर है। फिर क्या है बेटा, वॉल्यूम है। फिर क्या है बेटा, टेम्परेचर है। फिर क्या है, मोल्स है। मोल्स, सिंपल मोल्स, मोल्स नहीं बोल सकते, अमाउंट ऑफ गैस है। अमाउंट ऑफ गैस को हम लोग मोल में डील करते हैं। ठीक है, बस ये बोल सकते हैं हम कि अमाउंट ऑफ गैस को मोल में डील कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या बोलेंगे बेटा, फिफ्थ नंबर क्या है हमारे पास, मास दिया हुआ है। फिर क्या दिया हुआ है, डेंसिटी दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहला हम टर्म देखें तो क्या है बेटा, प्रेशर। क्या दिया हुआ बेटा, प्रेशर। तो अगले पेज पे लिखते हैं, सबसे पहले क्या दिया हुआ है बेटा, प्रेशर। अब कोई पूछे कि कोई भी गैस है वो प्रेशर कहां से जनरेट कर रहा है, कैसे प्रेशर जनरेट कर रहा है। अब प्रेशर की बात आती है तो देखिए, तो जैसे मान लीजिए कि मेरे पास एक कंटेनर दिया हुआ है, दे रखा है कंटेनर एक। ठीक है, अब इस कंटेनर में मॉलिक्यूल्स हैं, किसके, गैस के। आपको ये पता होना चाहिए गैस के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब गैस के मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, इस कंटेनर पे क्या लगाएंगे, अपना मोमेंटम शिफ्ट करेंगे। अब जहां इन्होंने अपना मोमेंटम ट्रांसफर किया तो मोमेंटम में चेंज आएगा, और मोमेंटम में चेंज आएगा बेटा तो क्या होगा, फोर्स डेवलप होगा, और फोर्स पर यूनिट एरिया क्या होता है बेटा, प्रेशर होता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि गैसेस जो होते हैं, गैस एक्सर्ट्स प्रेशर ड्यू टू कोलिजन ऑफ इट्स, मतलब इनका कोलिजन होगा किसके साथ, ऑफ इट्स मॉलिक्यूल्स, मतलब गैसेस के मॉलिक्यूल्स हैं उनका कोलिजन होगा किसके साथ, विद द वॉल ऑफ द कंटेनर। वॉल ऑफ द कंटेनर, मतलब अगर वॉल हमारे पास दिया हुआ है कंटेनर का, तो उससे जो मॉलिक्यूल्स है वो टकराएंगे तो क्या क्रिएट करेंगे, प्रेशर क्रिएट करेंगे बेटा। ठीक है, प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, तो प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स की यूनिट क्या होती है बेटा, न्यूटन, और ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर, और इसी को तो हम बोलते हैं क्या, पास्कल। इसी को बोलते हैं क्या, पास्कल बोलते हैं, पीए। ठीक है, अब यहाँ पे अदर यूनिट्स की बात करी जाए, अदर यूनिट्स, ये तो एसआई यूनिट था, जो मैंने ऊपर लिखा है वो क्या है, एसआई यूनिट। ठीक है बेटा,
ये SI यूनिट है। अब अदर यूनिट की बात की तो अदर यूनिट क्या क्या हो सकते हैं? तो अदर यूनिट होते हैं यहाँ पे प्रेजेंट नापने वाले ATM है, फिर क्या है बेटा बार है, फिर क्या है टॉर है, फिर क्या है हमारे पास ATM हो गया, बार हो गया, टॉर हो गया, फिर क्या है बेटा mm ऑफ HG है, सेंटीमीटर ऑफ HG है। ठीक है, तो अभी हम थोड़ा सा इन सबके बीच में एक पर्टिकुलर रिलेशन फाइंड आउट कर लेते हैं या फिर याद कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं कुछ लिखता हूं, देखो जैसे मान लो कि 1 ATM है, तो 1 ATM में पूछे कितना पास्कल है, तो 1 ATM में होता है बेटा 1.013 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 5 पास्कल। या फिर इसी को लिख सकते हैं क्या, अब देखो यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिखेंगे, देखो 1.013 इंटू 10 टू द पावर ऑफ व्हाट 2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 3 पास्कल हो जाएगा, है ना। और ये उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा 101.3, मतलब मल्टीप्लाई कर दिया इन दोनों का। ठीक है, तो यहाँ पे 10 टू पावर ऑफ 3 बच गया, इसको बोलते हैं बेटा किलो, तो ये हो जाएगा 101.3 किलो पास्कल। अगर 1 ATM में पूछे किलो पास्कल कितना है तो 101.3 किलो पास्कल हो जाएगा। ठीक है, अगर पूछे कि 1 ATM में कितना बार है, तो 1 ATM में होता है बेटा 1.03 बार। थोड़ा कंपेयर करते हैं, यहाँ पे थोड़ा कंपेयर करते हैं, 1 ATM में पास्कल दिया हुआ है और यहाँ बार दिया हुआ है, तो आपको एकदम रियलाइज हो जाएगा, दिख जाएगा कि 1 बार में कितना पास्कल होगा, 10 टू द पावर ऑफ 5 पास्कल होगा। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर रिलेशंस हैं। ठीक है, अब मान लो मैं आपको सारे में एक एक रिलेशन बता देता हूँ। जैसे अगर मैं बोलूँ कि 1 ATM में कितना पास्कल है, तो कितना हो जाएगा बेटा 1.013 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 5 पास्कल दिया हुआ है। अब उसमें कितना बार है, तो 1.013 बार है बेटा। ठीक है, फिर अगला क्या है, अगर कोई मुझे कितना टॉर होता है, तो टॉर होता है 760 टॉर होता है। ठीक है, फिर क्या होता है 760 mm ऑफ HG भी होता है, किसमें 1 ATM में। और अगर मैं बोलूँ सेंटीमीटर में कितना होगा, तो 76 सेंटीमीटर ऑफ HG हो जाएगा। तो ये आप लर्न कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट टाइप का हो गया है, और इसमें सारे प्रेशर्स के यूनिट्स जो हैं उनके बीच का रिलेशन भी हो गया है। ठीक है, तो आई होप यू लर्न दिस, इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंडेबल, इट इज क्वाइट अंडरस्टैंडेबल है कि आप ये लर्न कर सकते हैं। मतलब ये जो यूनिट्स है ना, इनके बीच का जो रिलेशन है वो लर्न करने योग्य है। ठीक है, तो आप यूज कर सकते हैं इसको। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं बेटा वॉल्यूम की। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वॉल्यूम ऑफ व्हाट गैस? तो वॉल्यूम ऑफ गैस क्या होता है बेटा? वॉल्यूम ऑफ गैस क्या होता है? तो गैस क्या करता है, ऑक्यूपाई करता है, ऑक्यूपाई द शेप ऑफ कंटेनर। जैसे मैंने बता रखा है कि अगर मेरे पास एक कंटेनर दिया रखा है जिसका वॉल्यूम कितना है बेटा V है, और इसमें अगर मैं कोई गैस फिल कर दूं तो उस गैस का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वो भी कितना हो जाएगा बेटा V हो जाएगा। जैसे मान लो मैं एग्जांपल लेता हूँ छोटा सा, कि अगर मान लो मेरे पास एक कंटेनर था जिसका वॉल्यूम बेटा इनिशियली V दिया हुआ था, इसमें मैंने क्या बोलते हैं कंकड़ फिल कर दिए, और उन कंकड़ों का जो वॉल्यूम दे रखा है उसका वॉल्यूम जो है वो दिया हुआ है बेटा X। अब इसमें मैंने गैस फिल कर दिया, तो ये बताओ कंकड़ जो फील्ड है पहले से ही, उनके वॉल्यूम को ऑक्यूपाई तो गैस करेगा नहीं। तो अगर मैं पूछूं कि इस समय गैस का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बेटा V माइनस एक्स ml। याद रखिएगा कि अगर कोई भी सॉलिड चीज आप इस्तेमाल कर चुके हैं तो उसका वॉल्यूम आप लोग इंक्लूड नहीं करेंगे किसमें, हमारे वॉल्यूम ऑफ द गैस में। ठीक है, अब यूनिट की बात करते हैं। यूनिट क्या होगा बेटा? तो SI यूनिट तो जो होता है वो होता है मीटर क्यूब। अब तो पता होगा आपको मीटर क्यूब होगा। अब मीटर क्यूब देखो, 1 मीटर क्यूब में 1000 डेसीमीटर क्यूब होता है, और हमको पता है कि 1 डेसीमीटर क्या होता है, 1 लीटर के बराबर होता है, तो ये हो जाएगा 1000 लीटर के बराबर। क्यों बेटा? क्योंकि मैंने बताया कि 1 डेसीमीटर क्यूब क्या होता है, 1 लीटर के बराबर होता है। ठीक है, और एक पर्टिकुलर में स्टेटमेंट टाइप का लिख दो, सबका रिलेशन एक टाइप का, तो उसमें क्या हो जाएगा कि 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1 लीटर, यू नो इट वेरी वेल। फिर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1000 ml के बराबर। फिर क्या हो जाएगा, ये 1000 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पे एक बात आपको समझ में आनी चाहिए कि 1 ml क्या होगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसको ही सीसी बोलते हैं, तो 1000 सीसी भी बोल सकते हैं। सेंटीमीटर क्यूब को क्या बोल सकते हैं बेटा, सीसी भी बोल सकते हैं। तो आपको मतलब वॉल्यूम तो समझ में आ गया होगा यार, एकदम इजी। वॉल्यूम इज वेरी क्वाइट इजी अंडरस्टैंडेबल चीजें हैं क्या। तो पहले मैंने प्रेशर बताया, फिर वॉल्यूम बताया मैंने। ठीक है, अब हम बात करते हैं बेटा टेम्परेचर की। व्हाट डू यू मीन बाय टेम्परेचर यार? ठीक है, तो टेम्परेचर से आप क्या समझते हैं? तो टेम्परेचर क्या समझते हैं यार?
तो टेम्परेचर हम लोग वही गैस का जो टेम्परेचर होगा, अभी मैंने बताया कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा, मतलब पार्टिकल्स का मूवमेंट और इंक्रीज कर जाएगा क्योंकि उसको एनर्जी गेन कर लेगा वो, ठीक है। अब एनर्जी को नापते किस में है बेटा, तो यूनिट्स हमारे पास कौन कौन सी है, देखो जनरल जो यूनिट है वो मतलब सबसे ज्यादा यूज होने वाला यूनिट है वो क्या है, केल्विन दिया हुआ है, केल्विन होता है, ठीक है। फिर क्या होता है बेटा, सेल्सियस, सबसे अधिक तो यूज केल्विन होता है, ठीक है, याद रखिएगा केल्विन इज यूज्ड मोस्टली, ठीक है। फिर क्या होता है बेटा, फ़ारेनहाइट, ठीक है, फ़ारेनहाइट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डिग्री फ़ारेनहाइट, ये हो जाएगा डिग्री सेल्सियस, ये हो जाएगा बेटा डिग्री केल्विन। तो इन दोनों में अगर रिलेशन पूछे तो क्या होता है बेटा, तो होता है टेम्परेचर इन केल्विन इज इक्वल्स टू टेम्परेचर इन सेल्सियस प्लस 273, ठीक है। मतलब एग्जाम्पल से समझते हैं कि अगर मान लो 5 डिग्री सेल्सियस को बोले कन्वर्ट करने को बेटा केल्विन में, तो क्या करेंगे अपन, केल्विन निकालना है, इसके जगह पे 5 पुट कर दो सेल्सियस की जगह पे, और 273 से ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा, 278 केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो उल्टा पूछे, जैसे पूछे कि 300 केल्विन को कन्वर्ट करिए डिग्री सेल्सियस में, तो क्या हो जाएगा, टी केल्विन इज इक्वल्स टू होता है टी सेल्सियस प्लस 273, तो केल्विन कितना दिया हुआ है 300, टी सेल्सियस निकालना है 273 आ गया, तो टी सेल्सियस कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 300, उधर भेजेंगे तो माइनस हो गया, और ये हो गया हमारे पास 27 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे डिग्री सेल्सियस में आ गया। अगर पूछे इन दोनों के बीच में रिलेशन सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में, तो क्या होना चाहिए बेटा, तो ये होना चाहिए C/5 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, F-32 डिवाइड बाई 9, ये हो जाएगा। ये रिलेशन है हमारे पास C और F के बीच में, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बीच में रिलेशन है, ठीक है। अब अगर मान लो कि हमको कन्वर्ट करना है 35 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में, तो व्हाट वी डू, हम लोग सेल्सियस के जगह पे करेंगे 35 पुट करेंगे, तो 35/5 इज इक्वल्स टू फ़ारेनहाइट माइनस 32 डिवाइड बाई 9 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 7, फिर 9 मल्टीप्लाई कर दो जब ही जगह, तो क्या हो जाएगा 9 7 जा 63 इज इक्वल्स टू F माइनस 32, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ F हियर, तो 63 प्लस 32 वी हैव 95, ओके। अगर मान लो उल्टा पूछ दे कि 86 फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करो, तो कितना हो जाएगा, C/5 इज इक्वल्स टू F के जगह पे 86 माइनस 32 डिवाइड बाई 9 हो जाएगा बेटा, तो ये हो जाएगा 54/9, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 6 जा 54, तो C/5 इक्वल्स टू 6, मतलब C कितना आ गया 30 डिग्री सेल्सियस आ गया। मतलब आई होप इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट से आपको समझ में आ गया कैसे इंटरचेंज करते हैं, कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। मतलब कन्वर्टिबिलिटी आपको समझ में आ गई होगी आई थिंक, ठीक है। अभी अब बात करते हैं फोर्थ वाले टर्म की, जिसको हम लोग बोल रहे थे अमाउंट ऑफ गैस। तो बेटा अमाउंट ऑफ गैस सीधे हम लोग मोल में निकालते हैं। आपको पता है मोल कैसे निकालते हैं हम लोग, मोल क्या होता है, नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते हैं, तो वेट बाई मोलर मास करके, वेट बाई मोलर मास, ठीक है। ये हो गया हमारे पास अमाउंट ऑफ गैस के बारे में, कैसे मोल से निकालते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास टर्म्स आते हैं, मास एक डेंसिटी है, तो बेटा पांचवा टर्म अगर मास की बात करें, तो मास क्या होता है, क्वांटिटी कंटेंट बाय द बॉडी। लेकिन गैस के केस में क्या होगा, तो गैस केस में ऐसा होता है कि सपोज करो एक कंटेनर दे रखा है, सपोज करो एक कंटेनर है, ठीक है। अब इस कंटेनर का जो वेट दिया है इनिशियली W1 दिया हुआ है। अब क्या करा मैंने, इसमें गैस फिल कर दिया, किस कंटेनर में, इस कंटेनर में। अब गैस फिल कर दिया तो बेटा इसका वेट कितना हो गया, W2 हो गया। अभी गैस फिल कर दिया तब, तो अगर कोई पूछे कि व्हाट इज द वेट ऑफ द गैस, व्हाट इज द वेट और मास ऑफ द गैस, क्या होगा, तो आप क्या बताएंगे, W2 माइनस W1, प्रीटी सिंपल, ठीक है, वेरी इजी। तो एक पर्टिकुलर टॉपिक का मैं बता दिया कि कैसे एक्चुअली यूज करते हैं, ठीक है। फिर डेंसिटी क्या हो जाएगा बेटा, तो डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, मास मैंने बता रखा है, वॉल्यूम भी बता रखा है, तो डेंसिटी भी आप निकाल ही लेंगे। तो डेंसिटी आप जनरली निकालते हैं ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, कभी कभी दिया जाता है केजी पर मीटर क्यूब में भी, तो वो भी ध्यान रखना है। देखो वाटर का कितना होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, लेकिन अगर केजी मीटर में निकालेंगे तो 1000 केजी पर मीटर क्यूब हो जाएगा। तो ये भी बात आपको याद रखनी है, ठीक है। आई होप आप जो ये सारे पैरामीटर्स हैं वो आपको बिल्कुल भी समझ में
आ गए होंगे, ठीक है, बिल्कुल ही समझ में आ गए होंगे, मतलब बिल्कुल आप इसमें कंफर्म होगा कि व्हाट इज वॉल्यूम, व्हाट इज प्रेशर, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग, आगे चलेंगे हम लोग गैस लॉ पे। किस पे? गैस लॉ। अब यहाँ से आपका टॉपिक शुरू है जो इंटरेस्टिंग टॉपिक्स में से एक है, ठीक है। तो अगर गैस लॉ की बात करें जाए तो गैस लॉ में सबसे पहला जो गैस लॉ है वो हमारे पास चार्ल्स लॉ दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? चार्ल्स। अब सुनेंगे ध्यान से, चार्ल्स किसका नाम है? तो चार्ल्स हमारे पास किसी राजा का नाम होगा, ठीक है। चार्ल्स किसी राजा का नाम होगा, ठीक है। अब राजा जो है वो अपनी प्रजा पे क्या करता है? प्रेशर लगाता है, ये आपको पता होना चाहिए। राजा जो है अपनी प्रजा पर प्रेशर देता है। तो चार्ल्स लॉ डिफाइंड कब होगा? तो चार्ल्स लॉ इज डिफाइंड एट कांस्टेंट प्रेशर। कब डिफाइंड होगा? एट कांस्टेंट प्रेशर पर डिफाइंड होगा फॉर गिवन अमाउंट ऑफ गैस। मतलब यहाँ पे अमाउंट ऑफ गैस भी फिक्स होगा और क्या फिक्स होगा बेटा? और प्रेशर भी फिक्स होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो बोलता है कि एट कांस्टेंट प्रेशर फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ गैस द वॉल्यूम ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। वो भी किसमें बेटा? केल्विन में। टेम्परेचर किसमें? केल्विन में, ठीक है। अब मानते हैं, सपोज करो मेरे पास एक गैस वन दिया हुआ है। तो गैस वन के लिए क्या होगा? V1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T1। तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आएगा V1 इज इक्वल्स टू KT1। वैसे ही गैस टू है हमारे पास एक दिया हुआ है, उसके लिए क्या हो जाएगा? V2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T2 और ये हो जाएगा V2 इज इक्वल्स टू KT2। तो ये पहला इक्वेशन मान लेते हैं बेटा, ये दूसरा मान लेते हैं। दोनों को डिवाइड कर देंगे तो 1/2 क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा V1 बाई V2 इज इक्वल्स टू T1 बाय T2, क्योंकि K से ये क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो ये बात आपको याद रखनी है कि V1 बाई V2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? T1 बाई T2। मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इसका V1 V2 कर दिए, इसका भी T1 T2 कर दिए, दोनों को डिवाइड कर दिए, दोनों को इक्वेट कर दिए, तो ये मिल गया हमारे पास पर्टिकुलर चीज, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए व्हाट इज आइडियल गैस इक्वेशन। थोड़ा सा तो आइडिया होना चाहिए व्हाट इज आइडियल गैस इक्वेशन। तो कितना होता है? ये होता है PV इज इक्वल्स टू NRT। अगर नहीं याद है तो कोई बात नहीं, याद कर लीजिए। और वैसे भी मैं आगे इसको फिर से बताने वाला हूं तो कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो अगर बेटा अगर वॉल्यूम निकालेंगे तो कितना आएगा? वॉल्यूम निकालेंगे तो ये जाएगा NR डिवाइड बाई P इंटू T। दिखाई दे रहा है? ये दिख रहा है आपको? देखिए V इक्वल्स टू क्या होगा? NR डिवाइड बाई P इंटू T। मतलब जो कांस्टेंट टर्म है यहाँ पे K की वैल्यू ये कितनी है? NR डिवाइड बाई P है, ये कांस्टेंट टर्म है। क्या है? कांस्टेंट टर्म। अब यहाँ पे मैं कुछ बताना चाहता हूँ। क्या बताना चाहता हूँ? तो यहाँ पे देखिए जैसे ग्राफ जो मेथड आपने सीखा था, ग्राफ सीखा भी नहीं था, मतलब मैं सिखाना चाहूँ आपको ग्राफ कैसे बनाते हैं। तो अगर आप मैथ से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप ग्राफ अगर आप नहीं जानते हैं तो मेरा इसी चैनल पे क्या है, ग्राफ बेसिक मैथमेटिक्स में ग्राफ लेक्चर नंबर 10 जो दिया हुआ है, ग्राफ्स दिया हुआ है, तो मैंने उसमें हर एक टाइप के ग्राफ के बारे में बताया हुआ है। तो यू कैन चेक इट आउट, ओके। नहीं तो यहाँ पे बेसिक में बता रहा हूँ, उसको चेक कर लीजिए आप, ठीक है। जैसे मान लीजिए लाइन के बारे में सबसे बात करते हैं। तो ग्राफ में सबसे पहले बात करते हैं बेटा लाइन के बारे में। अब लाइन कैसे कैसे हो सकते हैं? तो लाइन का जो इक्वेशन होता है वो होता है बेटा y इज इक्वल्स टू mx, ये पहला टाइप है। दूसरा होता है y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। तीसरा टाइप होता है बेटा y इज इक्वल्स टू mx माइनस c। और चौथा टाइप होता है y इज इक्वल्स टू माइनस mx प्लस c। दिस इज ऑल वी नो कि इस टाइप के आपको इक्वेशंस मिल सकते हैं लाइन के। तो अगर मुझे ग्राफ बनाना पड़े y और x के बीच में, ये y है बेटा और ये x है, तो पहला वाला क्या होगा? y इक्वल टू सिर्फ mx जो दिया हुआ है उसमें जो लाइन पास होगा वो क्या होगा? ओरिजिन से पास होगा, इसको बोलते हैं बेटा ओरिजिन 0,0, ठीक है। सेकंड केस में क्या होगा? देखो ये जो c है ना, इसको देखो, इसको m को बोलते हैं बेटा स्लोप। अगर आपको पता नहीं तो मैं बता दूं, स्लोप बोलते हैं, ठीक। और बेटा c को क्या बोलते हैं? c को बोलते हैं इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट, ठीक है, कटने वाला, काटने वाला, ऐसे बोल सकते हैं, काटने वाला, इंटरसेप्ट। तो ये y है और ये x है, तो इसका इंटरसेप्ट पॉजिटिव है तो पॉजिटिव c, सपोज करो ये है, ये c है पॉजिटिव, तो इसका जो ग्राफ होगा कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा, ठीक है। और ये हो जाएगा इसका स्लोप। स्लोप क्या होता है तुमको बता दूं, कोई भी लाइन है वो क्या करेगा? एक्स एक्सिस से कुछ एंगल बनाएगा थीटा, तो उसी थीटा में अगर मैं 10 थीटा जोड़ दूं तो बेटा उसी को क्या बोलेंगे? स्लोप बोलेंगे। वेरी इजी। अब इसमें लाइन देखते हैं, इस वाली लाइन को, y इज इक्वल्स टू mx माइनस c।
तो माइनस सी दिया हुआ है तो बेटा इंटरसेप्ट नेगेटिव की तरफ है, तो ये ग्राफ कैसे बनेगा, तो ये ग्राफ ऐसे बनेगा। प्रिटी सिंपल ग्राफ है, ऐसे बनेगा। ठीक है, फिर क्या है बेटा, ये दिया हुआ है y इज इक्वल्स टू माइनस एम। अब माइनस एम दिया हुआ है तो सब देखो सारे ग्राफ मैंने ऊपर की तरफ उठते हुए बनाए हैं। माइनस एम आ जाएगा तो ग्राफ जो होगा वो कैसे होगा, नीचे की तरफ गिरते हुए होगा। ठीक है, ऐसे गिरते हुए होगा। तो बस आपको देख लेना है किस टाइप का ग्राफ बन रहा है, क्योंकि एक्चुअली आपको बस ये याद रखना है और कुछ नहीं। ठीक है, जैसे मान लीजिए और एक ग्राफ है हमारे पास y इज इक्वल्स टू 1/x का, तो y इज इक्वल्स टू 1/x का जो ग्राफ बनता है, जैसे y है और ये x है, तो इसका ग्राफ बनेगा कुछ ऐसा। आई एम रियली सॉरी, ऐसा नहीं, थोड़ा सा टेढ़ा कर देते हैं, ऐसा कर लीजिए। ठीक है, हाँ, दिस इज द कंफर्म। इसको बोलते हैं बेटा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, फिर आता है हमारे पास अगला ये होता है y इज इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर। तो y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर में होगा कोई, जैसे ये y दिया हुआ है, ये x दिया हुआ है, तो स्क्वायर में होगा तो ऐसे बनता है बेटा, हल्का सा टेढ़ा। इसको बोलते हैं पैराबोला। ठीक है, और एक है y इज इक्वल्स टू ई का पावर x। तो ई का पावर ऐसे कैसे बनता है, तो ये ऐसे बनता है बेटा, देख लीजिए, ऐसे बनता है, उठता हुआ ऐसे। ठीक है, ये बनेगा। तो इतने ग्राफ अगर आपको लर्न है तो हम लोग चार्ल्स लॉ में अलग अलग ग्राफ का यूज कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं। हमारे पास चार्ल्स लॉ में ग्राफ जो हैं, जो जितने भी ग्राफ दिए हुए हैं वो बनाते हैं। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इन सब का। और मैं चाहता हूँ इसको, मैं चाहता हूँ डिलीट करना। ठीक है, तो आई थिंक इसको डिलीट कर देते हैं, इरेज कर देंगे, इरेज ऑल लिंक। ओके, तो बॉल्स लो आ गया। ठीक है, तो पहले हम इसका ग्राफ बना लेते हैं। जितने भी ग्राफ इस चार्ल्स लॉ में जितने भी टाइप के ग्राफ दिए होंगे हम लोग सब बना लेंगे। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले बनाते हैं किसी के बीच, तो सबसे पहले बनाते हैं बेटा, पहला दिया हुआ है हमारे पास ग्राफ v और t के बीच में, सिंपल ग्राफ है हमारे पास v और t के बीच में। तो आपको पता है कि v इज इक्वल टू क्या होता है, एन आर डिवाइड बाई p इंटू टी होता है। तो इसका मतलब v क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर v y है, y एक्सिस y सबसे, और t क्या है बेटा, x है, तो ये क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। m मतलब स्लोप, तो स्लोप क्या है, nr डिवाइड बाई p है। ठीक है, तो कैसे बनेगा, ये बनेगा ऐसे। ठीक है, लेकिन याद रखिए टेम्परेचर केल्विन में है, और टेम्परेचर केल्विन में है तो कभी 0 डिग्री केल्विन अटेन करना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए जो स्ट्रक्चर बनता है वो बनता है डॉटेड, ऐसे यहाँ से थोड़ा सी यहाँ से एक सीधे कर दो, लेकिन यहाँ से कैसे बनेगा, डॉटेड बनेगा। क्यों, क्योंकि 0 डिग्री केल्विन अटेन करना पॉसिबल, नॉट पॉसिबल प्रैक्टिकली, नॉट पॉसिबल प्रैक्टिकली, मतलब इतना टेम्परेचर कम अचीव करना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है बेटा, दूसरा दिया हुआ है हमारे पास कि अगर मान लो टेम्परेचर जो है वो सेल्सियस में हो, किसमें हो बेटा, सेल्सियस में हो। ठीक है, और वॉल्यूम दिया हो, तब कैसे करेंगे। तो अभी जो टेम्परेचर यहाँ इस्तेमाल कर रहे थे बेटा वो केल्विन में इस्तेमाल कर रहे थे, तो इसको अभी मैंने सिखाया था कुछ देर पहले कि टेम्परेचर इन केल्विन इज इक्वल्स टू टेम्परेचर इन सेल्सियस प्लस 273 है कि नहीं। तो अब यहाँ पे पुट कर लो, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन आर डिवाइड बाई पी, और टेम्परेचर बाई सी, टेम्परेचर केल्विन सॉरी टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस प्लस 273 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा v इज इक्वल्स टू एन आर डिवाइड बाई पी इंटू टी सी प्लस एन आर डिवाइड बाई पी इंटू 273। अब कंपेयर कर लीजिए, ये अगर y है, ये अगर m है, ये अगर x है, तो ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। ग्राफ कैसे बनता है बेटा, ऐसे, अभी सिखाया था आपको। ठीक है, तो इसको पीछे की तरफ अगर मैं करूँ बढ़ाऊँ तो ये कहाँ जाएगा, कट करेगा इसको, तो इसको कट करेगा ये -273 डिग्री यहाँ पे सेल्सियस पे जाके इसको टकराएगा। ठीक है, तो ये देखो दोनों ही टेम्परेचर के ही ग्राफ हैं, v और t में ही ग्राफ दिए हुए हैं, लेकिन उस पहले वाले में जो टेम्परेचर है बेटा वो केल्विन में है, दूसरे वाले में जो टेम्परेचर है बेटा किसमें है, सेल्सियस में है। तो यू शुड रिमेंबर दिस ऑल। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की, तीसरे टाइप के क्वेश्चन की बोल सकते हैं अपन। तो ये हो जाएगा बेटा क्या, सपोज करिए यहाँ पे ग्राफ दिया हुआ है किसके बीच में, v और t के बीच में। ठीक है, लेकिन एक ग्राफ नहीं दिया, ऐसे दिया है 1 2 यहाँ पे 3 दिया हुआ है, ये ग्राफ दिया हुआ है। अब ये दिया हुआ बेटा प्रेशर P1 यहाँ पे है, ये प्रेशर P2 है, यहाँ प्रेशर P3 है। तो हमको बताना है कि P1 P2 P3 में क्या रिलेशन होगा। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि जो स्लोप होगा इसका कितना होगा,
स्लोप होगा वो ये एन आर डिवाइड बाई पी होता है। तो स्लोप ज़्यादा होगा तो पी कम होगा, अगर स्लोप कम होगा तो पी क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब स्लोप क्या होता है, स्लोप तो थीटा पे डिपेंड करता है, एंगल कितना बना रहा है, तो सबसे कम एंगल P3 बना रहा है, फिर P2 बना रहा है, फिर P1 बना रहा है। तो जितना कम एंगल है उतना कम स्लोप है और उतना ज़्यादा प्रेशर है, मतलब P3 सबसे अधिक हो जाएगा, मतलब फिर उसके बाद P2 आएगा बेटा, फिर क्या आ जाएगा, P1 आ जाएगा। प्रीटी सिंपल क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को करने का एक और तरीका हो सकता है। कैसे करेंगे बेटा, एक और तरीका, कॉमन सेंस लगा सकते हैं। कैसे करेंगे, व्हाट इज द नेक्स्ट मेथड टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो नेक्स्ट मेथड बेटा क्या है कि देखिए यहाँ पे क्या करिए कि एक पॉइंट लीजिए, सपोज करिए पॉइंट लिया, तो इस समय एक वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया ना, मान लो कुछ वॉल्यूम ले लिया, 150 ml वॉल्यूम ले लिया, तो इस पे हमको ये पॉइंट मिला, फिर ये पॉइंट मिला, फिर ये पॉइंट मिला, ठीक। अब इसमें देखो, इस P1 वाले पे देखो, P1 वाले पे ये कितने पे कट करा, तो इसको T1 मान लेते हैं। P2 वाले पे किस पे कट करा, T2 मान लेते हैं, और P3 वाले को T3 मान लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोगों ने वॉल्यूम कांस्टेंट कर रखा है, तो वॉल्यूम कांस्टेंट कर रखा है तो व्हाट वी हैव, हम लोग को पता है कि P इज इक्वल्स टू क्या होता है, P इज इक्वल्स टू होता है, PV इज इक्वल्स टू होता है nRT। अब यहाँ पे हम लोगों ने V कांस्टेंट रखा है, तो ये क्या हो जाएगा, P इज इक्वल्स टू nR डिवाइड बाई V, ये कांस्टेंट हो जाएगा, और ये टेम्परेचर हो जाएगा, मतलब P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो सबसे अधिक टेम्परेचर किसका है, T3 का, तो इसीलिए प्रेशर भी सबसे अधिक किसका होगा, T3 का होगा। वैसे ही P2 का कम है तो इसीलिए P2 का कम होगा। तो सबसे पहले हम लोग टेम्परेचर काम करते हैं, तो टेम्परेचर सबसे अधिक किसका है, T3 का, फिर T2 का, फिर T1 का, दिख भी रहा है, इसीलिए प्रेशर क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसीलिए क्या हो जाएगा, P3 का सबसे अधिक, फिर P2 का, फिर P1 का। ये दोनों मेथड से आप सवाल कर सकते हैं, एक तो स्लोप वाले मेथड से और एक ये जो मैंने अभी बताया, ठीक है। एक वैल्यू को कांस्टेंट कर दीजिए, उसके बाद उसके हिसाब से निकाल लीजिए, ठीक है। थोड़ा सा अच्छा तरीका है ये, क्योंकि ये हर जगह एप्लीकेबल है, ये जो अभी स्लोप वाला जो प्रॉब्लम है वो आप हर जगह यूज नहीं कर पाएंगे। ओके, आई होप ये जो आपको टॉपिक है वो बिल्कुल भी समझ में आया होगा, वेरी इजी। ओके, अब एक बात करते हैं आगे। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, वी शुड ऐड अ पेज, आई थिंक। ओके, तो एक पेज ऐड करते हैं, तो बेटा अगर पेज वाइट ऐड करते हैं, ठीक है। तो अभी भी मुझे ग्राफ ही बनाना है, ठीक है। तो मेरे पास ग्राफ दिया हुआ है, अब चेक करना है आपको ग्राफ कैसे कैसे बनेगा, ठीक है। अलग अलग ग्राफ बनाएंगे, तो एक ग्राफ हमारे पास बनाने वाला है हम लोग किसके बीच में, V/T और टेम्परेचर के बीच में, ठीक, पहला ग्राफ है। दूसरा ग्राफ आप लोग बनाएंगे हमारे किसके बीच में, VT और T के बीच में बनाएंगे, ठीक है। तीसरा ग्राफ किस में बनेगा, तो तीसरा ग्राफ बनेगा बेटा VT में और T² में, आई थिंक, हाँ। फिर चौथा ग्राफ बनाएंगे आप लोग किस में, तो ये बनाएंगे आप V और √T में। चौथा ग्राफ भी बनाएंगे आप लोग किस में, तो V में और LNT में। LNT में क्या बनाएंगे, वो बनाएंगे हमारे पास ग्राफ, और लास्ट हमारे पास जो आएगा वो आएगा log V और log T में, ठीक है। तो सबसे पहले बनाना शुरू करते हैं, ठीक है। तो बनाते हैं ग्राफ पहला V/T और T में। तो आपको पता है कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T है, तो V इज इक्वल्स टू KT हो जाएगा, तो V/T क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो V/T तो हमेशा कांस्टेंट होगा, टेम्परेचर बढ़ा हो या घटा हो, तो ग्राफ कैसे बनेगा बेटा, ऐसे बन जाएगा, एकदम पैरेलल टू टेम्परेचर वाली एक्सिस जो है, फिर एक्सिस दी हुई है उसके पैरेलल बन जाएगा। दूसरा क्या दिया हुआ है, VT और T में, तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T दिया हुआ है, दोनों तरफ T से मल्टीप्लाई करो तो VT इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T² हो जाएगा। तो VT y है और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये T की जगह पे x² कर दो, मतलब एक्सिस है ना, तो x², तो y इज इक्वल्स टू x² क्या बनता था, पैराबोला, तो ऐसे बन जाएगा पैराबोला, ठीक है। फिर VT और T² में देखो, VT इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T² अभी किया था हम लोगों ने, तो VT को y मान लो, T² को x मान लो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, हटाएंगे तो y इज इक्वल्स टू mx वाला लाइन बन जाएगा, तो ये बन जाएगा एक स्ट्रेट लाइन ऐसे, ठीक है। V और √T में देखिए, V और √T में कैसे होगा, तो अभी हम लोगों ने किया था क्या, V इज इक्वल्स टू KT हो जाएगा, किया था, हाँ। अरे V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, V इज इक्वल्स टू KT, तो V इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, K इंटू √T का होल स्क्वायर कर दो ना, तो ये अगर y हो गया, क्या V अगर y हो गया और ये कितना हो गया K, और ये हो जाएगा x², तो ये भी क्या बनेगा, पैराबोला बनेगा। अब यहाँ पे देखो ये ln V वाला, तो V इज इक्वल्स टू KT दिया हुआ है, दोनों तरफ log V ले लो, तो log V इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, log KT,
अब log kt दिया हुआ है तो अगर अंदर मल्टीप्लाई होते हैं तो दोनों अलग अलग जुड़ जाते हैं, तो log k प्लस log t हो जाएगा, ये log v हो जाएगा, तो log v y, log t जो है वो x और log k c हो जाएगा, तो y इक्वल टू mx प्लस c। तो ग्राफ कैसे बनेगा बेटा, ऐसे, और यहाँ पे स्लोप कितना आएगा 45 डिग्री। ट्राई टू रिमेम्बर दिस, ठीक है, वेरी गुड कॉन्सेप्ट इट इज। अब v और ln t में कैसे बनेगा, तो हमको पता है v इक्वल टू क्या होता है kt। अब t को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो अब अगर आप लोग मैथ वाले होंगे तो आपको ये पता होगा कि कोई भी नंबर 5 है, ठीक है, तो इसको अगर हम लोग e के फॉर्म में लिखेंगे e का पावर ln 5, जैसे 10 दिया हुआ है तो क्या लिखेंगे e का पावर ln 10, तो वैसे ये t लिखा हुआ है तो क्या लिखेंगे v इज इक्वल टू k का पावर k इंटू e का पावर ln t, तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा y, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा e का पावर x, y इज इक्वल टू e का पावर x में कैसे बनेगा ग्राफ, तो ये ऐसे बनता है, ठीक है। तो आई होप ये सारे ग्राफ आपको समझ में आए होंगे, चार्ल्स लॉ आपको समझ में आया होगा। और इसी के साथ मैं ये जो लेक्चर है इसको स्टॉप करता हूँ। आई थिंक इसका जो ड्यूरेशन है थोड़ा बढ़ गया होगा।